नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमलता शर्मा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां देश के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ऐसी ही कुछ योजनाएं हैं। इन योजनाओं को शुरू किए हुए 7 साल हो चुके हैं और इन 7 सालों में बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने इन योजना का लाभ उठाया है। और ये जो 7 साल का सफ़र है, ये बहुत स्वर्णिम सफ़र रहा है और इस सफ़र में सरकार ने न केवल नए आयाम स्थापित किए हैं बल्कि लोगों को जीने के लिए एक जरिया भी प्रदान किया है। केंद्र सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए और इसको लेकर के ही लगातार जो है इस तरह की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर उतारी जाती हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो विशेष चर्चा आज हम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं राज्य स्तरीय बैंकर समिति के चीफ मैनेजर रमेश टटवाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। 7 सालों का लंबा सफ़र आपने तय किया है, क्योंकि कोई भी सफ़र तभी सफल होता है जब उनके जो कर्मचारी हैं वो अच्छे तरीके से इसको निभाते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। सर, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत इस तरह से करना चाहेंगे कि जो पिछला 7 सालों का सफ़र आपने पूरा किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव, अपने विचार ज़रूर साझा करें। थैंक यू हेमलता जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने हमको बुलाया और सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के ऊपर बात करने के लिए आपने उचित समझा। ये सही बात है कि ये एक बहुत बड़ा कार्य था जी। और निश्चित ही किसी भी सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमें खुशी है कि भारत सरकार ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इसका वहन किया है और बहुत अच्छी योजनाएं 3 योजनाएं लेके आए हैं। तो 7 सालों का सफ़र अगर हम पूरे देश की बात करें तो अलग, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपने ही स्टेट की, हिमाचल प्रदेश की ही बात करें। तो इसमें ये 3 सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो हैं, जो आपने अभी उन योजनाओं का नाम लिया, सामाजिक सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा और एक अटल पेंशन योजना, ये 3 योजनाएं महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और निस्संदेह इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। तो अभी तक जैसे आपने परिचय दिया है कि मैं स्टेट लेवल बैंकर कमेटी से हूँ, यूको बैंक में कार्यरत हम एज ए चीफ मैनेजर। तो हमारे पास पूरे स्टेट के आंकड़े होते हैं और आज की तारीख में हमने देखी जो सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, उसके अंदर अभी तक हमने 17,63,000 के आसपास इसमें कार्यकर्ता, इसमें जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एनरोलमेंट हुई है उनकी। तो ये एक अच्छा आंकड़ा है 17,63,000। और इसी तरह जो जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें 5,23,000 के आसपास हमने एनरोलमेंट्स हुई हैं। और तीसरी योजना जो हमने अटल पेंशन योजना की बात करी, उसमें लगभग 2,90,91,000 के आसपास एनरोलमेंट्स हुई हैं। तो एक बीमा अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका अर्थ है। नॉर्मली लोग इसको ना एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते कि जैसे बीमा करवाया तो पहला सवाल होता है कि हम बीमा कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या, वापस क्या मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम जो प्रीमियम दे रहे हैं वो बेकार जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी समस्या क्या है? अल्प मृत्यु और दीर्घायु। अल्प मृत्यु और दीर्घायु, ये दोनों ही समस्याएं हैं। अगर कोई छोटी उम्र में चला जाता है तो उसका परिवार, अभी बच्चे हो सकता है 2 साल का छोटा, 4 साल का छोटा, और अगर लंबी उम्र जिया तब भी उसके लिए समस्या है कि उसका उम्र भर की कमाई तो तब तक समाप्त हो जाती, तो उसके पास क्या बचेगा? तो अगर कोई पेंशन योजना उसके पास है, अब सरकारी कर्मचारी जो है वो तो खुश हैं, उनको तो पेंशन मिलेगी, सारी उम्र तनख्वाह मिली, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। लेकिन एक ऐसा आदमी जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, जिसके पास कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है, परमानेंट रोजगार का साधन नहीं है, उसके लिए दीर्घायु एक अभिशाप बन जाती है। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के जो सरकार ने ये योजनाएं निकाली, निस्संदेह बहुत बढ़िया योजनाएं हैं और हम तो एज ए बैंकर तो इसके ऊपर बहुत जोर शोर से इसका प्रचार करते हैं। हमारा जो मशीनरी है, हर जिला स्तर के ऊपर भी एक एम्प्लॉई हमने परमानेंट इसमें रखे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर होते हैं वो, तो उनको हम इसी पर्पज़ के लिए प्रचार प्रसार के लिए ही उनका हम सहायता लेते हैं। और पूरी कोशिश होती है कि देश के आखिरी कोने तक
जी, है ना, गांव-गांव तक ये प्रचार वहां तक पहुंचे। जी, अब प्रचार प्रसार की यहाँ पर बात हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूँगी कि प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं की जागरूकता ना होने के चलते इन योजनाओं से अछूते रह जाते हैं, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए किस तरह के विशेष प्रयास किए जाते हैं कि उनको इन सारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए? इसके लिए जैसे मैंने कहा कि जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता होते हैं। जैसे मैं SLBC से हूँ ना, स्टेट लेवल बैंकर। स्टेट लेवल के ऊपर हम लोग हैं स्टेट लेवल बैंकर कमेटी का। जिला स्तर पर होता है लीड बैंक स्कीम का लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और लीड हर जैसे हमारे हिमाचल में 12 जिले हैं तो 12 लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं। हर लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ एक फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर होता है, FLC उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। वो FLC का काम ही गांव में प्रचार करना है। उनको एक फिक्स टारगेट दिया होता है कि कितनी उन्होंने मीटिंग्स करनी है, और गांव में उनके पास एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है। पंचायत की देखिए हर महीने कोरम होते हैं, वो पंचायत में जाके मीटिंग्स रखते हैं। इसके अलावा कहीं स्कूल में वो कार्यक्रम कर लेते, जो मार्केट प्लेस हैं वहाँ व्यापार मंडल के लोगों के साथ बात कर लेते। इसके अलावा महिलाओं के ग्रुप हैं जिसको हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं, है ना, वो भी बैंक से फाइनेंस्ड होती हैं। उनका भी 5 लेडीज़ का, 8 लेडीज़ का, 10 लेडीज़ का समूह होता है। तो ऐसे अगर किसी गांव में 5, 7 या 10 समूह हैं तो 70, 80, 90 या 100 के आसपास इतनी संख्या उनकी महिलाओं की बन जाती है। तो वो जो फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर्स हैं वो इन सभी जगहों पर जाके इसका प्रचार करते हैं, और पूरे उनके पास लैपटॉप है, एक डिस्प्ले करके भी दिखाते हैं। साथ में अगर पैम्फलेट हैं तो वो प्रिंटेड मटेरियल भी उनके पास होता है। स्कूल में होगा तो बच्चों के साथ बात करते हैं उनको, और स्कूल से बहुत प्रोत्साहित होते हैं बच्चे भी, और बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें स्कूल स्टाफ से भी। जो प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ के हेडमास्टर्स हैं, उनसे हम बात करें तो वो अवश्य इसमें आगे आते हैं और हमेशा उनका सपोर्ट मिलता है। तो प्रचार प्रसार के लिए बैंक के पास बहुत एक फिक्स्ड सिस्टम है। जी बिल्कुल, और ये होना चाहिए क्योंकि इस योजना का जो चलाने का फायदा तभी है यदि लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो सर ये तो रही प्रचार प्रसार की बात, लेकिन अब बात करते हैं पात्रता को लेकर के कि क्या किस तरह से लोग समझें कि हम पात्र हैं इस बीमा योजना के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कागजी कार्रवाई को लेकर के, कुछ डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के लोग पीछे हट जाते हैं, वो इन सारे झंझटों में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ प्लान है, क्या कोई सिंगल विंडो इस तरह की है? इसमें देखिए जो हमारी बैंक की जितनी ब्रांचेस हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, हर बैंक की हर ब्रांच इस स्कीम को लागू करती है। हर शाखा के पास इसका फॉर्म अवेलेबल है। और इवन बैंकों की यहाँ तक दिशा निर्देश है, जो भी नया अकाउंट खुलता है उसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ ही इंश्योरेंस का फॉर्म भी दे दीजिए, ताकि कोई भी गलती से भी, भूल से भी चूक ना जाए। और जो पुराने लोग हैं उनका तो हमने इंश्योरेंस करना ही करना है। तो इसकी स्टेशनरी, इसका गाइडलाइंस हर ब्रांच के स्टाफ के पास हैं, और सभी को जागरूक किया होता है। हर बैंक का अपना अपना सिस्टम है इसका, और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ईमेल है। तो इस माध्यम के द्वारा जागरूक रखते हैं हम अपने स्टाफ को, और उनको ये डायरेक्शंस होती हैं कि कोई भी इसमें छूटे ना। और उनको गाइड करने के लिए, हाँ, जैसे किसी की कोई अकाउंट खुलवाता है या लोन लेने आता है या किसी भी वजह से बैंक में आता है, तो जब हम उनसे बात करते हैं कि ये इंश्योरेंस करवाइए, तो उनको पहला सवाल आता है कि शायद मैनेजर को कुछ मिल रहा होगा इसमें से कमीशन, जैसे LIC के होता है, एजेंट्स को कमीशन मिलती, तो उनके लिए पहला सवाल ही आता है कि बैंक वाले इंश्योरेंस के लिए क्यों पूछ रहे। तो ये कि 12 रुपये का इंश्योरेंस है, 330 रुपये वाला इंश्योरेंस है, तो वहाँ हमें थोड़ी सी कन्विंस करने में, उनको मनाने में थोड़ी सी परेशानी रहती। लेकिन जब स्कीम की योजना, इस पूरी योजना का उनको लाभ बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है इसका, तो लोग तैयार होते हैं। 12 रुपये के लिए तो सभी तैयार हो जाते हैं, 330 रुपये वाले के लिए थोड़ा सा अटकते हैं ये साल का कुछ। अब सर प्रीमियम का जिक्र आपने किया है, मैं आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन सर जो दोनों बीमा योजनाएं हैं उनके प्रीमियम को लेकर के, यदि अगर प्रीमियम नहीं भरा जा सकता है तो किस तरह का एक्शन जो है बैंक लेता है या फिर उन्हें समय देता है, इस बारे में भी थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। जो देखिए, जो सुरक्षा बीमा योजना है उसमें प्रीमियम 12 रुपये है। हाँ, और दूसरी उसकी कंडीशन है कि उम्र आदमी की 18 साल से
ऊपर हो और 70 साल से ऊपर ना हो। हाँ, तो 18 से 70 के बीच का ब्लॉक है ये सुरक्षा बीमा योजना के लिए है। और इसके लिए 30 मई 29 मई हर साल का ये फिक्स तारीख है और ये इंश्योरेंस होता है 1 जून से लागू। तो 1 जून से 31 मई तक का इसमें वर्ष गिना जाता है। और एक इस योजना में कवर करने के लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। बैंक अकाउंट के बिना ये नहीं चलेगा। और बैंक अकाउंट के बीच भी उनको ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन दे के रखी थी। ऑटो डेबिट मतलब उस आदमी को बैंक में नहीं आना, ऑटोमेटिक 29 या 30 तारीख को वो पैसा उसके खाते से कट जाएगा। और इंश्योरेंस कंपनी को जो बैंक के अंदर सिस्टम है कि एक पूल बनाया होता है, उस अकाउंट में वो पैसा चला जाता। सर, ये जो पैसा कटता है ये मासिक कटेगा या फिर वार्षिक? ये वार्षिक है। 330 रुपये भी वार्षिक है, 12 रुपये भी वार्षिक है। और ये बैंक अकाउंट में होना चाहिए बैलेंस। अगर बाई चांस बैंक में इतने पैसे नहीं हैं तो वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, है ना, तब ये स्कीम बंद हो जाएगी उसके। और बीच में चाहे अब मान लीजिए किसी के पास 30 मई को या 31 मई को बैंक में अकाउंट पैसे नहीं है तो बाद में भी वो जून में जुलाई में कभी भी उस पर दोबारा ज्वाइन कर सकता है। और उसका वो उस पीरियड के बीच कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा सभी के साथ ये आग्रह रहता है, सभी कस्टमर्स के साथ, कि प्लीज मई महीने में 330 रुपये और 12 रुपये अपने खाते में जरूर रखिए। क्या रिमाइंडर या फिर इस तरह का कुछ? अब मोबाइल पर मैसेज आते हैं आजकल तो हर देखिए ना, एक आधार लिंक्ड होते हैं अकाउंट सबके, सभी का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और एक तीसरी कंडीशन है कि मोबाइल नंबर उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। आजकल तो बच्चे के पास अपना मोबाइल नंबर है, तो उस बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर अकाउंट के साथ लिंक्ड होना बहुत जरूरी है ताकि उसको टाइमली मैसेज जा सके। तो हिंदी में, अंग्रेजी में, प्रादेशिक भाषा उस राज्य की भाषा के अनुसार उसमें मैसेज का माध्यम रहता है। पंजाब है तो पंजाबी में है, हाँ, तो हिमाचल है तो नॉर्मल हमारा हिंदी में ये मैसेज जाते हैं। इसके अलावा जो मैंने FLCs की बात करी वो है। फिर ब्रांच में हमने नोटिस लगा रखे होते हैं कि अब इस इंश्योरेंस प्रीमियम कटेगा तो आप अपना पैसा इसमें उतना बैलेंस रखिए। तो उस तरह से हम कोशिश करते हैं कि किसी भी सब्सक्राइबर की ली हुई स्कीम डिसकंटिन्यू ना हो, बंद ना हो जाए। बिल्कुल। हमारा पूरा कोशिश होती है कि ये चले। बिल्कुल। और लोगों को भी ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि यदि वो इस तरह का बीमा करवा रहे हैं तो वो ज़रूर इसको कंटिन्यू करें, बीच में वो ना खराब हो, ना टूटे। और तो सर, वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान में प्रदेश में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं इन दोनों बीमा योजनाओं को लेकर? अभी देखो, इनके टारगेट हैं, फिक्स टारगेट रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, एक प्रोत्साहन देने के लिए, है ना। बैंक के लिए भी रहता है कि ये टारगेट है तो। और वैसे भी देखिए, जब हमारे सामने कोई लक्ष्य होता है ना तो हम ज़्यादा त्वरा से, है ना, ज़्यादा जीर से हम काम करते हैं। और अगर टारगेट ना हो तो हम थोड़े से रिलैक्स्ड की कोई बात नहीं, पूछेगा कोई तो कर देंगे, नहीं पूछा तो छोड़िए। तो इसके टारगेट्स दे रखे हैं। अभी जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है ना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी नई इस बार पहल की है कि जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह हैं उनको फर्स्ट टाइम उनका प्रीमियम सरकार दे रही है। 330 रुपये भी और 12 रुपये भी हिमाचल सरकार दे रही है। हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है। और इसका इतने जोर शोर से इन्होंने प्रचार किया कि इसके रिसोर्स पर्सन बनाए इन्होंने, वो गांव घूमे, हर ग्रुप की महिलाओं से मिले, उनके फॉर्म लिए और बैंक में दिए। और ये सारे फॉर्म बैंक में जमा होने के बाद 29 या 30 तारीख को उनके अकाउंट से पैसा कटेगा। लेकिन वो पैसा कटने से पहले हिमाचल सरकार उनको 12 रुपये और 330 रुपये उनके खाते में डाल देगी, ताकि वो खाते में पैसे ना हो तो कहीं स्कीम से वो वंचित ना रह जाए। हाँ, तो पहले सरकार इसमें पैसा डाल देगी। ये इस बार फर्स्ट टाइम ये हिमाचल गवर्नमेंट ने किया है। तो ये देखिए, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के ऊपर कितना जोर है। जी बिल्कुल, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है ही है, हिमाचल सरकार और भी बढ़ चढ़ के। जी बिल्कुल। और प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो अटल पेंशन योजना है उसमें जो उसकी शेयर है वो थोड़ा और बढ़ा दिया है। इसके संबंध में भी आपसे जानना चाहूंगा। कल ही नोटिफिकेशन निकला इसका। और देखिए, ये भी मैं आपको बताऊं कि भारत में ये अकेला राज्य है। हिमाचल अकेला राज्य है जो अटल पेंशन योजना के ऊपर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और ये कंट्रीब्यूशन जो नया सब्सक्राइबर है उसको तो 2000 रुपया देते थे, अभी 2022-23 के लिए 3000। तो 3000 उनको नए को मिलेगा
और जो पुरानी पॉलिसी भी रिन्यू करेगा उसको भी मिलेगा जी। तो ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है जी। हाँ, इसका ये जरूर है कि कभी कभी ऐसा देखने में आता कि कोई सब्सक्राइबर किसी वजह से स्कीम नहीं चला पाता जी। हाँ, तो उसमें प्रोविज़न है कि डिसकंटिन्यू करते हैं तो उनका अपना पैसा वापस मिल जाएगा और ये जो सरकार ने दिया था जी। ये सरकार वापस ले लेगी जी। ये उनको नहीं मिलेगा जी। क्योंकि ये प्रोत्साहन है ना स्कीम को चलाए रखने के लिए। जी। अब स्कीम ही बंद कर दी उसने तो सरकार क्यों देगी? जी। जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान है। देखिए अटल पेंशन योजना के अंदर ये 3,000 कर दिया सब्सक्राइबर के लिए और सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने महिलाओं के लिए स्पेशली ये किया। ये इस साल की बहुत बड़ा कदम है हिमाचल सरकार का। जी बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को भी ये अलर्ट करना चाहूँगी कि यदि वो इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करते हैं तो सरकार ज़रूर अपना पैसा वापस ले लेगी। जी बिल्कुल। हमारे पास आती है कई बारी कंप्लेंट, वो कहते मेरे अकाउंट में 50,000 दिखा रहा था लेकिन मुझे तो ये 45,000 या 40,000 ही मिला, 10,000 कहाँ गया? तो अब उनको याद आता कि अरे ये जो हिमाचल सरकार ने अपनी कंट्रीब्यूशन डाली थी वो वापस ले ली। तो कंटिन्यू रखने में ही फायदा है इसका। हम तो हमेशा ये सबको बार बार कहते हैं कि 12 रुपए क्या होते हैं जी। और 330 रुपए भी साल के क्या है। देखिए ना 365 दिन है, 301 रुपया भी पर डे नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब हम जो छोटा सा एक एग्जांपल है, बीड़ी सिगरेट पीने वाले क्या कितना खर्च कर जाते, या दो फ्रेंड्स किसी रेस्टोरेंट या होटल पर बैठ गए, चाय का कप 10, 20, 15, 20 रुपए का होता है, उतनी से भी कॉस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्कीम चलाए रखने के लिए जब लोगों को हम कहते हैं तो 330 रुपये उनको बहुत नजर आते हैं। जी बिल्कुल। कौन दे 12 रुपये कौन दे, लेकिन बाकी खर्चे करने होंगे तो बढ़ चढ़ कर करेंगे। जी बिल्कुल। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगी कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बिल्कुल आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं, आपको प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं, तो ऐसे में आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि जो आपकी स्कीम है आप उसको कंटिन्यू रखने में अपना भी थोड़ा बहुत जो है योगदान दें। तो ये तो रही सर वर्तमान स्थिति की बात, लेकिन थोड़ा सा पीछे चलते हैं और बात करते हैं कोरोना संक्रमण काल को लेकर के। जब पूरा देश, पूरा विश्व इस महामारी के कठिन दौर से गुजर रहा था, तो उस बीच ये जो स्कीम है, ये योजनाएं हैं, कितनी कारगर साबित हुई हैं किसी की आर्थिक स्थिति में? बहुत देखिए अभी मैं बताऊं, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की ही बात है। भारत सरकार का कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसमें उनको सक्सेस स्टोरीज बोलते हैं इनको हम, कि किसी ने जीवन ज्योति बीमा का इंश्योरेंस करवाया हुआ था या सुरक्षा बीमा का करवाया था और कोई दुर्घटना हो गई, तो हमें डायरेक्शंस थी कि आप उस परिवार से मिलिए और एक मिनट का वीडियो उसका बना के हमें भेजिए। और वो हमने बनाए, लोगों से बात की कि बेशक थोड़ा दुखद लगता है किसी को पूछना कि भी आपके घर में या आपके ऐसी दुर्घटना हो गई या आपने इसका लाभ मिला, लेकिन देखिए जब दुर्घटना हो जाती ना हमारे पास के बाहर है जी, तब अगर किसी को 2 लाख मिलता है तो बहुत बड़ा एक सहायता है। जी बिल्कुल सहायता है ना। एक अर्निंग हैंड जिस घर का चला जाता है उसके लिए 2 लाख मिलना बड़ी बात है जी। तो हमने वो सक्सेस स्टोरीज बना के भेजी उनको। तो जो संक्रमण काल, इसका जो कोरोना काल था, उसमें भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई जी बिल्कुल, बहुत कुछ। तो जिनके ये प्रीमियम जिनके रेगुलर थे, चलते रहे थे, उनको फायदे मिले हैं और हमने इसका सक्सेस स्टोरीज बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दी। कोई 6-8 महीने या पिछले साल की बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट बात की थी इस तरह के जो बेनिफिशरीज थे जिनके परिवार में कोई दुर्घटना हो गई और उनको योजनाओं का लाभ मिला, तो प्रोत्साहन के लिए, क्योंकि मैं जैसे मैंने बोला ना कि जो दुर्घटना हुई या जिसका कोई ऐसी नुकसान हुआ वो तो हो गया जी बिल्कुल, लेकिन बाद में जब उसका कोई हाल भी पूछता है ना जी तो बहुत शांति मिलती है कि अरे मेरा किसी ने हाल तो पूछा। जी बिल्कुल। तो जब प्रधानमंत्री ने सीधे बात की उस परिवार के किसी पीछे सदस्य से, तो उनको देख के हमें लगता था कि देखिए एक कैसा इतना अच्छा मैसेज आ रहा है कि इस स्कीम का लागू करने का इसके पीछे कितना बड़ा एक थ्योरी थी, इसके पीछे जो एक सोची समझी विचारधारा होती है और उस विचारधारा का फ़ायदा मिला जी। तो निस्संदेह जो ये कोरोना काल रहा है उसमें लोगों को फ़ायदा मिला ही है जी बिल्कुल। इसके अलावा और ये दुर्घटना बीमा तो वो भी एक दुर्घटना थी, इसके अलावा किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना का तो कोई टाइम नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। दुर्घटना का कोई समय नहीं और ना ही कोई स्थान है, ना कोई स्थान जी, ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर ये निर्धारित है कि ये इसी के साथ इसी के साथ होगा जी बिल्कुल। ये अचानक है जी बिल्कुल।
बात करते हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर के। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो अभी भी बहुत पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा आंकड़ा या फिर कोई ऐसा उदाहरण आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे कि जहां पर इन योजनाओं के जरिए उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ मिला हो? इन तीनों योजनाओं में कौन सी ऐसी योजना है जो पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा कारगर साबित हुई हो? देखिए, योजनाएं तो तीनों ही बहुत अच्छी हैं जी। सुरक्षा बीमा में जो दुर्घटना बीमा है वो सबसे ज़्यादा, दुर्घटना का कोई टाइम नहीं जी। और जो जीवन ज्योति बीमा योजना है वो उसमें दोनों ही चीज़ें कवर होती हैं, नेचुरल डेथ भी जी और दुर्घटना भी जी। ना। सुरक्षा बीमा जो है ये सिर्फ 12 रुपये में होती है, ये सिर्फ दुर्घटना को कवर करता है, नेचुरल डेथ को कवर नहीं करेगा जी। लेकिन जीवन ज्योति नेचुरल को भी कवर करता है जी। अचानक से बीमारी का पता नहीं लगता, हम शरीर बैठे हैं, शरीर के अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता जी ना। हम अचानक किसी को कोई नई बीमारी, अचानक से कोई बीमारी ऐसी लग जाती है जिस लाइलाज है, ये नहीं हो पाता, तो उसको वो जीवन ज्योति के अंदर 2 लाख का इंश्योरेंस उसको वो मिलता है जी। तो हम ये सोचें कि पर्टिकुलरली किसी खास एरिया में किसी को लाभ मिला हो तो वैसा तो कोई नहीं हम कह सकते जी। लेकिन जहाँ भी जिसके साथ ये दुर्घटना हुई, चाहे वो बैकवर्ड था या डेवलप था, अंडर डेवलप था, शहरी था, ग्रामीण था, जिसको भी ऐसी मुसीबत आई है उसको लाभ मिला है इसका। सर एक और सवाल आपसे रहेगा कि यदि किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में क्या जो परिवार है उस योजना को कंटिन्यू रख सकते हैं या फिर आगे सुचारू? हाँ, ये जो अटल पेंशन योजना है उसमें है ये सुविधा, क्योंकि दूसरी तो जो दोनों योजनाएं हैं ना, जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना, वो तो एक साल की है जी। और टर्म इंश्योरेंस है वो 1 साल के बाद अगर उन्होंने प्रीमियम नहीं दिया तो बंद हो जाएगी जी। लेकिन अटल पेंशन योजना जो है ये एक्चुअली पेंशन योजना जी। है ना। अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों ने अटल पेंशन योजना ली है तो दोनों को 2 पेंशन मिलेंगी जी। हाँ, अगर हस्बैंड या वाइफ दो में से किसी की भी एक की किसी भी वजह से डेथ हो जाती है 60 साल से पहले, तो उनके पास ऑप्शन होती है कि वो चाहे तो वो प्रीमियम देता रहे, जिसकी डेथ हो गई उस व्यक्ति का प्रीमियम देता रहे और पेंशन ले बाद में जी, फैमिली पेंशन जैसे मिलती है, या फिर वो लमसम पैसा ले ले उस टाइम जो उसकी जमा हुआ है जी। उतना पैसा वो जो दूसरा स्पाउस है उनको मिल जाएगा जी। वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड को मिल जाएगा, हस्बैंड की डेथ हुई तो वाइफ को मिल जाएगा। वो दोनों ऑप्शन है इसमें जी। और पेंशन जो है पेंशन 60 साल के बाद ही लगेगी। कोई ये ना सोचे कि डेथ हो गई बीच में 40 साल के बाद डेथ हो गई तो पेंशन शुरू हो जाएगी, वैसा नहीं है। वो उस दिन तक जितना पैसा जमा हुआ है उसको वो विड्रॉ कर सकते हैं जी। सर 60 साल उम्र का आपने यहाँ पर जिक्र किया है तो कहीं ना कहीं 60 साल एक बड़ा आंकड़ा नजर आता है लोगों को। देखिए हमारे लिए एज ए बैंकर ये सबसे बड़ी समस्या रहती है जब हम किसी को बोलते हैं, अब जैसे आप ही आए कि हेमलता जी आप ये पॉलिसी ले लीजिए, ये 330 रुपये, तो आपका पहला सवाल होता है 60 साल किसने देखे, बहुत लंबा समय है ना। अभी हम 25 साल के 22 साल की इस एज में चल रहे हैं, हम क्या करेंगे 60 साल किसने देखे। तो ये बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या आती है, यही क्वेश्चन होता है यंगस्टर्स का स्पेशली। दूसरा सवाल होता है उनका कि अरे 5000 पेंशन मिलनी, 5000 की वैल्यू क्या है जी ना। ये 2 चीज़ें मेजर इसमें ड्रॉबैक है इसका। तो देखो जब हम 60 साल में पहुंचेंगे ना तब पता चलेगा 60 साल क्या होते हैं जी। है ना। जब हम भी इस छोटी एज में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो लगता था अरे 60 साल बहुत दूर का समय, लेकिन समय इतनी जल्दी निकलता है ये पता नहीं चलता 60 साल कब आ गए जी। और आज की तारीख में हम देखते हैं कि सरकार की योजनाएं हैं, एक विधवा पेंशन है, एक बुढ़ापा पेंशन है, हैंडीकैप्ड की पेंशन है, तो उनको 1100, 1300, 1700, 1400 इस तरह की फिगर्स हैं इसकी पर मंथ जो पेंशन मिलती है, और वो देती है सरकार 3 महीने बाद। तो उन लोगों को पूछिए, उन परिवारों में देखिए, वो बुजुर्ग को नहला धुला के उस 3 महीने बाद बैंक में ले जाएंगे कि पेंशन मिलनी है, या पोस्ट ऑफिस ले जाएंगे कि जहाँ पेंशन मिलनी है। तो आज की तारीख में अगर 1500 रुपए की वैल्यू है जी, कुछ ना कुछ तो है ना जी, तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई 60 साल के बाद भले ही 5000 मिलेंगे, लेकिन 5000 की भी कुछ ना वैल्यू तो रहेगी जी। बिल्कुल, जीरो तो नहीं होगी जी। बिल्कुल, अगर आपके पास पेंशन नहीं है तब सोचिए कि क्या है जी। आज हम बोलते हैं 5000 से क्या बनेगा, लेकिन जीरो से क्या बनेगा ये भी तो सोचिए। शून्य है आपके पास, कुछ नहीं है, तब क्या बनेगा जी। कोशिश करते हैं समझाने की, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते जी। और दूसरा ये 5000 वाली जो बात है, इसके पीछे जैसे हम लोग जुड़े हैं इस क्षेत्र से हैं हम, जैसे बैंकिंग से, तो
तो ऐसी भी सूचना है कि हो सकता है सरकार आने वाले टाइम में इसको बढ़ा दे जी। कि 5,000 बहुत कम है तो इसको 10,000 कर दे, 15,000 कर दे, ऐसा हो सकता है जी। अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि ऐसा हो जाएगा जी। तो ये 60 साल वाली और 5,000 वाली समस्या तो सच में है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ये रोचक विषय है सर, और ऐसे में अगर इस पर बात करें तो बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है। तो सर आपसे आखिरी सवाल मेरा रहने वाला है, मैं चाहूँगी कि कम शब्दों में हमें ये जवाब मिले कि आने वाले समय में किस तरह का रोड मैप हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा इन सारी योजनाओं को लेकर? हम तो बहुत उत्साहित हैं जी। एज ए बैंकर, और गवर्नमेंट की प्रोत्साहन करने वाली विचारधारा को देख के हम प्रोत्साहित हैं कि बहुत अच्छी चलेगी। इस बार भी अभी हमारे पास इसके फिक्स टारगेट हैं, जैसे जो अटल पेंशन योजना है इसका नियंत्रण है PFRDA के पास, प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनके पास है। तो वो फिक्स टारगेट है उनके कि अब हर ब्रांच को टारगेट है कि 70 कम से कम उन्होंने एक साल में इंश्योरेंस करनी है अटल पेंशन योजना। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरी सुरक्षा बीमा और जीवन ज्योति बीमा है, ये तो जितने भी अकाउंट है हमारे पास सबको कवर करना है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम चर्चा के लिए और आपका कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। और तो ये थे रमेश टडवाल जी, जिन्होंने हमारे साथ साझा किए बीमा से संबंधित सारी जानकारी। और बीमा योजनाएं जो हैं इनको 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो आप लोग भी ज़रूर अपना जो है बीमा करवाएं और अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करें, अपने अपनों को ज़रूर सुरक्षित करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।